नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। वर्तमान महामारी के बीच भी हमारे किसान भाई बहन और खेतीहर मजदूर हर संभव प्रयास करते हैं कि हमारे घरों में भोजन की कमी ना होने पाए, इसलिए खेतों में कड़ी मेहनत और परिश्रम करते हैं। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि समय से पहले कृषि से संबंधित तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाई जाएं। अपने कृषि दर्शन कार्यक्रम में हर बार आपके लिए लेकर आते हैं 3 सेगमेंट्स: विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफी लाभदायक साबित हो सकती हैं। तो अपने आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको बताएंगे जलवायु के अनुसार खेती के बारे में, उसके बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे सफल महिला उद्यमी किसान तारावती से, और अंत में बात होगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। तो आइए देर किस बात की, अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। जलवायु परिवर्तन इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। इसके कारण बारिश के पैटर्न में भी बदलाव आ रहा है, जिससे फसलों पर भी दुष्प्रभाव पड़ सकता है। हमारे कृषि वैज्ञानिक इस चुनौती का सामना करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर किसानों के सहयोग के लिए भी उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। नवंबर दिसंबर के मध्य तक ठंड का एहसास ना होना, फरवरी मार्च तक सर्दी पड़ना, अगस्त सितंबर से बारिश ना होना, ये सब जलवायु में होने वाले बदलाव की वजह से हो रहा है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत फिलहाल 7वें पायदान पर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा देश जलवायु परिवर्तन के सबसे प्रभावित देशों में शामिल है। कृषि क्षेत्र भी जलवायु परिवर्तन से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। असमान बारिश के कारण हमारे देश में फसलों का खराब होना आम बात हो गई है। भारत की कुल कृषि भूमि का 55% हिस्सा सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर है। 2050 तक मानसून में होने वाली बारिश में 70% तक गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय कृषि की रीढ़ टूट जाएगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि 19वीं सदी के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 3 से 6 डिग्री तक बढ़ गया है। अनुमान ये भी है कि आने वाले 80 साल में खरीफ फसलों के मौसम में औसत तापमान 0.7 से 3.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। वैज्ञानिकों को डर है कि बढ़ता तापमान महाविनाश का कारण बन सकता है। तापमान में हर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भारत में 6000 किलो गेहूं का उत्पादन कम कर सकती है। इसके अलावा मक्का की उपज भी 2050 तक 18% कम होने की आशंका जताई जा रही है। दूसरी फसलों के उत्पादन पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है, जो आने वाले समय में खाद्य आपूर्ति का संकट पैदा कर देगा। बारिश के पैटर्न में बदलाव वर्षा आधारित क्षेत्रों में उत्पादन को प्रभावित करेगा, जबकि शीतलहर और पाला तिलहनों और सब्जियों की पैदावार में कमी लाएगा। जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर बागवानी फसलों पर पड़ने वाला है। पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ का, पूर्वी तटीय क्षेत्रों में चक्रवात का, उत्तर पश्चिम भारत में पाले का, मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में गर्म लहरों का खतरा बढ़ता जा रहा है। ये जलवायु आपदाएं भी कृषि उपज को नुकसान पहुंचाती हैं। जलवायु परिवर्तन किसी न किसी रूप से मिट्टी, मवेशियों और कीट पतंगों पर भी असर डालता है। जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए किसानों को संरक्षित और शुष्क कृषि अपनाने की ओर प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही ऐसे बीज तैयार किए जा रहे हैं जिन पर जलवायु परिवर्तन का असर कम से कम हो। बस जरूरत है किसानों को ऐसे बीज खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने की। किसान फसल बीमा योजना से जुड़कर भी फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि सिंचाई योजना जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले सूखे से लड़ने में मददगार होगी। दूसरी ओर देश में जलवायु स्मार्ट कृषि विकसित करने की ठोस पहल की गई है। ये एकीकृत दृष्टिकोण है जिसमें फसली भूमि, पशुधन, वन और मत्स्य पालन के प्रबंधन का प्रावधान होता है। शून्य जुताई प्रौद्योगिकी खेती के प्रचलित तरीकों से ज्यादा टिकाऊ है। इसके अलावा देश में जलवायु स्मार्ट कृषि विकसित करने की ठोस पहल की गई है और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर की परियोजना भी लागू की गई है।
आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे। लोग अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। अपने खाने में कैल्शियम का प्रयोग ज्यादा करते हैं जिससे कि उनकी हड्डियां मजबूत रहें और उनके शरीर को ताकत मिल सके। इसके लिए गाय और भैंस के दूध का सेवन ज्यादा से ज्यादा हमारे देश में किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी भूल गए हैं कि ऊँटनी का दूध हमारे मानव शरीर के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। अगर आप ऊँटनी के दूध का सेवन करते हैं तो निश्चित तौर पर अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए आज आपको इसी के संबंध में देते हैं कुछ विशेष जानकारियां इस खास रिपोर्ट में। जिस तरह से गाय, भैंसों और बकरी से दूध का उत्पादन किया जाता है, ठीक उसी तरह से ऊँटनी से भी दूध उत्पादन किया जाता है। इससे प्राप्त दूध सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। ये मनुष्य के मेमोरी पावर को बढ़ाने के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। ऊँटनी के दूध का प्रयोग पीलिया, टीबी, दमा और खून की कमी जैसी खतरनाक बीमारियों से निपटने में भी फायदेमंद साबित होता है। ऊँटनी के दूध में लैक्टोफेरिन नामक तत्व पाया जाता है जिसके उपयोग से खून में शुगर लेवल कम करने में भी लाभ मिलता है। ऐसा मानना है कि इससे इंसुलिन की मात्रा संतुलित रहती है। इसके दूध से कैलोरी और फैट के मामलों में भी कमी देखी गई है और इसे पीने से इम्यून सिस्टम बेहतर होता है जिससे संक्रामक रोगों का खतरा नहीं होता। इसके अलावा ऊँटनी के दूध में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम भी होता है जिससे हड्डियां भी मजबूत बनी रहती हैं। साथ ही ये लंबाई बढ़ाने में भी मदद करती है। ऊँटनी का दूध बहुत ही हल्का होता है और इसे पीने के तुरंत बाद ये पच जाता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फाइबर, लैक्टिक अम्ल, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन सी, सोडियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीज आदि तत्व पाए जाते हैं। ये सभी तत्व शरीर को हर रोग से मुक्त करते हैं। यहाँ तक कि ये कैंसर रोग में भी कारगर सिद्ध हुआ है। ऐसे में पशुपालकों के लिए संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऊंट पालन भविष्य में बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। पशुपालक अगर अपनी सूझबूझ और वैज्ञानिक तरीकों से ऊंट पालन कर दुग्ध उत्पादन करें तो लाभ कमा सकते हैं और अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। सरकार ने ऊंट पालन को बढ़ावा देने के लिए कई सारे नियम बनाए हैं। ऊंट का सरकारी पंजीकरण करवाना भी अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने ऊंट बीमा में भी बढ़ोतरी की है। इसलिए अब ऊंट पालकों को अपने ऊंटों का बीमा करवाना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है।
इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। चाहे क्षेत्र हो कृषि का या फिर कोई और, अगर आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करनी है तो उसके लिए कड़ी मेहनत और परिश्रम करना अनिवार्य है। और अगर आप महिला हैं तो आपका ये मेहनत और आपका ये परिश्रम 2 गुना हो जाता है, क्योंकि घर परिवार के साथ साथ कृषि का क्षेत्र हो या फिर क्षेत्र हो पशुपालन का, अगर ये जिम्मेदारियां आपके सिर आती हैं तो आप इन्हें बखूबी निभाती हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं उन्नाव उत्तर प्रदेश की एक ऐसी ही सफल महिला उद्यमी तारावती से, जिन्होंने अपने परिवार के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में अपना हाथ आगे बढ़ाया। इसके साथ ही प्रशिक्षण हासिल करके आज दूसरी महिला किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है। आइए जानते हैं उनकी सफलता की ये कहानी। तारावती जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक सफल महिला उद्यमी हैं। वर्ष 2008 तक उन्हें खेती में कोई रुचि नहीं थी। वे एक साधारण घरेलू महिला थी। घर के कामों के अलावा वे पशुओं का ख्याल रखती थीं। उनके पास 1 हेक्टेयर खेत था, जिसमें वे और उनके पति ने आम के बाग लगाए थे। आंधी तूफान के कारण खराब हुए फसल को हटाकर जो उपज वे हासिल करती थीं, उसे गांव के लोगों में बेचकर वार्षिक आय 3 से 4 हजार तक ही कमा पाती थीं। कम आय को देखते हुए इन्होंने अपने आम का मूल्यवर्धन शुरू किया। खेत और संसाधनों की कमी के कारण इन्होंने प्रसंस्करण, पैकिंग और लेबलिंग के लिए केवी के उन्नाव का सहारा लिया है। उनके उत्पादों में आम का अचार, पाउडर और स्लाइस बेहद लोकप्रिय हैं। इस क्षेत्र में कड़ी मेहनत कर 9 साल के बाद वे सालाना 60 से 65 हजार आय अर्जित करने लगी हैं। मेहनत के बलबूते दिनों दिन हुए इस लाभ से वे और उनके परिवार बड़े खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अच्छे किस्म के आम से बने अचारों के बाजार में हमेशा ही मांग बनी रहती है। मांग के अनुसार तारावती आम का अचार और पाउडर बनाती हैं। इनके द्वारा बने उत्पादों के विपणन का काम इनके पति प्रहलाद सैनी सक्रिय रूप से देखते हैं। वे उत्पादों के विपणन के साथ साथ प्रसंस्करण में लगे होते हैं। तारावती द्वारा तैयार उत्पाद 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो और 5 किलो की बोतलों और जारों में पैक किए जाते हैं।
मांग के अनुसार इन्हें बड़े ही सावधानी से रिसाव को रोकने के लिए एल्यूमीनियम पन्नी के साथ सील कर दिया जाता है, जिससे इन उत्पादों की गुणवत्ता भी बनी रहे। इस काम में इनके साथ इनके बाकी सदस्य भी साथ देते हैं। एक सफल महिला उद्यमी के रूप में इन्हें अपने परिवार के अलावा किसी अन्य की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती। इनके द्वारा बने उत्पादों की लेबलिंग केवीके की समर्थन से की जाती है, जिससे इन उत्पादों के प्रयुक्त पोषक तत्वों को दर्शाने वाली सामग्री, शेल्फ लाइफ और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तारावती आम उत्पादों की तैयारी का काम प्रत्येक साल अप्रैल के मध्य से जुलाई के मध्य तक करती हैं। प्रत्येक मौसम में वे लगभग 37 क्विंटल कच्चे आम का प्रसंस्करण कर लेती हैं, जिसमें वे अचार, आम के टुकड़े और पाउडर बनाकर तैयार करती हैं। तारावती की सफलता अन्य महिला किसानों को प्रेरित कर रही है और वर्तमान में उनके गांव की 8 और महिलाएं प्रसंस्करण गतिविधियों से जुड़ गई हैं। अपनी कड़ी मेहनत और अपने परिवार के परिश्रम से एक अलग पहचान बनाई है और अन्य महिला किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। अपनी कड़ी मेहनत के बलबूते तारावती को दूरदर्शन किसान द्वारा आयोजित सर्वश्रेष्ठ कृषि महिला पुरस्कार के लिए प्रतियोगी के रूप में नामित भी किया जा चुका है। अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। हमारी वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है किसान। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसी के लिए ऐसी योजनाएं किसानों के लिए लेकर आती हैं जिनसे कि उनकी आय में इजाफा हो सके, उनकी आय दोगुनी हो सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ हासिल कर सकें। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में और किस तरह से ये योजना कारगर साबित हो रही है, उसके बारे में तमाम जानकारी आइए हासिल करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों के उत्थान और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफी सराहनीय कदम उठाए हैं। बहुत सी योजनाएं लागू की है। इन्हीं में से एक योजना है प्रधानमंत्री फसल सम्मान निधि योजना। इस योजना की शुरुआत देश भर के सभी खेतीहर किसानों के परिवारों को आय सहायता प्रदान करके किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी, ताकि उनकी कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ साथ घरेलू व्यय की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस योजना के तहत प्रति वर्ष 6,000 रूपए की राशि को 2,000 रूपए की 3 मासिक किस्तों में प्रत्येक चौथे माह किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित किया जाता है। ये लघु और सीमांत किसानों की लगभग 1 महीने की आय के बराबर है। पैसे सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाते हैं। इस योजना के तहत अब तक किसान परिवारों को 1,15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सम्मान राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। मुझे पीएम किसान योजना की 3 किस्तें 2-2 हज़ार का आ रहा है, उससे हमारे बहुत लाभ हो रहा है और हम बीज और खाद लेकर आपका प्रयोग करते हैं। और मैं सरकार को, प्रधानमंत्री को और गुजारिश करता हूं कि हमें इस स्कीम को और बढ़ाना चाहिए, ताकि जो हमारी और ज़रूरतें हैं उसको पूरा किया जाए। और प्रधानमंत्री का मैं इस योजना का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का औपचारिक रूप से शुभारंभ 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक भव्य समारोह के साथ किया था। ये योजना 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी है। लाभार्थियों की पहचान का पूर्ण दायित्व राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों पर है। इस योजना के लिए एक विशेष वेब पोर्टल www.pmkisan.gov.in भी है। लाभार्थियों को वित्तीय लाभ पीएम किसान वेब पोर्टल पर उनके द्वारा तैयार और अपलोड किए गए आंकड़ों के आधार पर जारी किए जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का जो लक्ष्य तय किया है, उसमें ये योजना काफी मददगार साबित हो रही है। पात्र किसान योजना का लाभ लेने के लिए जिले के नोडल अधिकारी से संपर्क करें। तो अभी आपने जानकारी हासिल की पीएम किसान मोबाइल ऐप के बारे में। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। किसान भाइयों बहनों, अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप हमारे इस कार्यक्रम के पहले के प्रसारित एपिसोड्स देखकर कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां आसानी से हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है, तो इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी रखिए अपना ख्याल। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।